नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसे सख्ती से कुचलने के लिए दिशा निर्देश सुरक्षा बलों को दे दिए गए हैं। सीमाओं पर भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हिमाकत का माकूल जवाब दे रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सेना और सुरक्षा बलों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। और जम्मू में आज से क्रिकेट प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने पहुंचे उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह भी कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इसको रोका नहीं जाएगा। नहीं, भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। सीपीआईएम द्वारा जम्मू में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आज वक्ताओं ने सरकार को उसके वादे याद दिलाते हुए उन वादों को पूरा करने का आरोप लगा दिया। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात विशेष तौर पर जम्मू पहुंचे और इसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से आए हुए डेलीगेट्स ने भी भाग लिया। उचित नहीं है तो इसका मतलब कमेंटारिका भी है असेंबली में, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो ट्रांसफर किया जाएगा। जहां तक हमारे इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये हमारे पूरे मुल्क में आज हर सतह पर कॉन्फ्रेंस हो रही है सीपीएम की इकाइयों की। और अभी अप्रैल के पहले महीने में सबसे बड़ा जो सम्मेलन हो रहा है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, सीपीएम की कांग्रेस, बड़ी कॉन्फ्रेंस, वो तमिलनाडु के अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। और इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर की ये कॉन्फ्रेंस, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से डेलीगेट आए हैं और चर्चा कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात है, उन मुश्किलात का हल कैसे ढूंढा जाए। और ये मैसेज भेजना है सरकार को, क्या जम्मू कश्मीर के अवाम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए रोज़गार का जो वादा किया था चुनाव में 10 साल पहले मोदी साहब ने, वो वादे कहाँ गए, डेवलपमेंट के वादे कहाँ गए। झूठ से पेट भरता नहीं जम्मू कश्मीर के अवाम। तो सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज यहाँ, आप देखिए ये चौधरी मोहम्मद अकरम हैं, जिन्होंने आज ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लसाना ब्लॉक और इस ब्लॉक के लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मुद्दों पर मंथन किया गया और लोगों को राहत देने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। पंचायतों के पूर्व प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक को लोगों को पेश आ रही समस्याओं से वाकिफ कराया और वाकिफ करवाकर उन्हें राहत देने का भी आह्वान कर दिया। ये सारा एरिया मुझे लगता है 2 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई इन्हें दिए तालियां क्या कुछ भी करेंगे, हाथ डाले सबको, लेकिन और भी। उसके बाद सर हमारे 31 दिसंबर 2024 के बाद हमारा क्या हो गया सर, आधार लगा रहे हैं, आधार बेस्ड पेमेंट हो रही है, चाहे वो नहीं है तो पेमेंट। हाँ सर, अब सर कौन वीडियो साहब के साथ बाकी जितना भी फील्ड का हमारा स्टाफ है, चाहे वो टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं, तो कुछ चीज़ें जो मतलब फील्ड से आ रही थी मुझे इनके साथ शेयर करनी थी और मुझे अच्छा लगा कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मेरा ब्लॉक जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पे है। मैं वीडियो साहब को भी और खुसूसी तौर पे अपने जो फील्ड स्टाफ इनका है उन सब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये यकीन रखता हूँ इंशाल्लाह आगे भी हमारा ऐसा ही काम चलेगा और हमारा ये ब्लॉक पहले नंबर पर है।
मैंने यही कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कहती है कि आप सबका सर्वे करो, PMAY के तहत, चाहे उसका पक्का मकान है चाहे उसका कच्चा मकान है, बाद में ये फैसला किया जाएगा कि किसके हक में क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल की वसात से, तमाम जितने भी मेरे ब्लॉक यहाँ हैं, उनके जितने भी मेरे ऑफिसर हैं या हमारे ये ऑफिशियल हैं, आप हर एक का सर्वे करो, आप पक्के मकान का भी करो और कच्चे का भी करो। और जहाँ तक ये राशन कार्ड का मसला है, अब सरकार कहती है कि चूल्हे वाले का करो, तो जिसका चूल्हा है अगर उसका चूल्हा नहीं बना है वो जाके पटवारी से लिखवा के ले आएगा, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी टाइम है ना सर्वे में। इसलिए मैं आपके वसाते से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसका चूल्हा नहीं है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, वो पटवारी के पास जाए, अपना चूल्हा वहाँ से लिखा के लाए, ताकि उसका भी जीवन। तो समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रही ड्रग्स के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी कड़ी में जिला जम्मू रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से शहर के कासिम नगर में आज एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की मदद से लोगों को ड्रग्स की दूर रहने की यहाँ पर तरीके बताए गए, ड्रग्स से दूर रहकर एक अच्छा नागरिक बनने का आह्वान भी किया गया। इस रैली की शुरुआत जम्मू की ADC अनुसुईया जम्वाल ने करवाई। स्पेशली हमने आज एक कासिम नगर का एरिया चूज़ किया था, कैसे कि हमारे कुछ जो सर्वे के हिसाब से इस जगह में ड्रग एडिक्ट्स के ज़्यादा आंकड़े, ज़्यादा केसेस नोटिस में आए हैं, तो पर्पसली ये चूज़ किया गया था कि हम सबको अवेयर करें कि जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारा प्रयास था कि हम उनको एक जागरूक करें कि सिर्फ अकेले स्कूल के बच्चे या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, या ये सिर्फ स्कूल के बच्चों को अवेयर करने से ये नहीं रहेगा। जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, हम उनको अवेयर करें कि वो सतर्क रहें। इनके मोहल्ले बाज़ार में कौन जा रहा है, हमें चेक करना है सप्लाई चेंज, डिमांड कि कहाँ से अगर किसी की ज़रूरत है वो आ कहाँ से रहा है। एक बच्चे को ड्रग एडिक्ट को पकड़कर, हम जो भी एक युवा है उसको पकड़कर हॉस्पिटल में इसका इलाज तो कर सकते हैं, पर उसको नेक्स्ट डोज नहीं मिले, सोर्स कहाँ है, ये बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, हमें उसको ढूंढना है, पकड़ना है। तो वो अकेले हमारा काम नहीं है। जितने शॉपकीपर्स हैं, मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा वो सतर्क रहें, वो हमें बताएं वहाँ पर अगर कोई उनको मूवमेंट दिखता है, कहीं उनको लग रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो बाहर से आकर, या मोहल्ले का ही व्यक्ति है जो बच्चों को, युवाओं को ये सप्लाई कर रहा है, वो पुलिस को तुरंत बताएं। और जो अगर नशे की हालत में फंस चुका है इसमें, तो हमारे हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, हमारे प्राइवेट कुछ NGOs हैं जिन्होंने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, वो उनमें उनके बारे में उनके एड्रेस दें उनको कि वो बच्चों। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रियासी में पुलिस प्रशासन द्वारा कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी कड़ी में जिला पुलिस द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा पुलिस महकमे के अधिकारियों ने भी मंच से ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से इनसे दूर रहने का आह्वान कर दिया। रियासी के एडिशनल SP इख्तियार अहमद और DSP हेडक्वार्टर विशाल सिंह जम्वाल भी इस आयोजन में विशेष तौर पर मौजूद रहे। नाते मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज से दूर रहें, सकारात्मक चीजों को अपनाना चाहिए। इसी भाव को अगर मैं अपने शब्द है, कहते हो चलता है नशा, कि कहते हो तनाव है नशा, नशा है अपने परिवार के साथ सामाजिक वातावरण। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है टीम को सक्सेसफुल बनाने करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी श्री परमवीर सिंह साहब SSP रियासी की क़यादत में एक इनिशिएटिव यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने लिया, जिसका मकसद ये था कि यूथ को अवेयर किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, नशे के इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके सोशल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बाकी उसके मतलब बच्चों को अवेयर किया जाए। उस मतलब आज का ये प्रोग्राम यहाँ डिग्री कॉलेज रियासी में करवाया गया, जिसमें 200-250 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने व्यूज़ इस पर रखे, और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे बाहर निकल के हमारा एक एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे और रियासी को नशा मुक्त बनाने में एक अहम रोल अदा करेंगे।
रियासी पुलिस एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है नशे से डील करने के लिए। आप देखते आए दिन देखते हैं कि जहां पे प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को बिहाइंड द बार किया जा रहा है। उसके अलावा जो पोटेंशियल ड्रग पेडलर्स है उनको प्रिवेंटिव एक्शंस में बुक किया जा रहा है, कहीं पिट NDPS में बुक किया जा रहा है। साथ ही साथ एक कड़ी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम के मतलब भी आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। जो रोल है, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जिसमें समाज का, सोसाइटी का हर सेक्शन इन्वॉल्व रहता है और हर सेक्शन अफेक्ट होता है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक सोसाइटी की सारी सेक्शंस इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तब तक अकेले पुलिस इसमें इस प्रॉब्लम से लड़ने में कामयाब नहीं। सुरनकोट में सेना द्वारा आयोजित पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल के तहत आज खो-खो टूर्नामेंट करवाई गई और इस टूर्नामेंट में खो-खो की महिला खिलाड़ियों की टीमों ने भी भाग लिया। पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से खेलों में रुचि रखने वाले सुरनकोट के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन के लिए सेना का तहे दिल से आभार जताया। और आज के टेढ़ी खोजा की सीनियर टीम और लगभग दावेदार इस टूर्नामेंट की पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल का जो है खो-खो का जो है यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। तो मैं एक बार फिर आर्मी को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स वो इवेंट है जिसमें मेंटली, मॉरली, फिजिकली और डिसिप्लिन हमें ये जो स्पोर्ट्स है ये हमें सिखाती है। और हमारे अगर युवा मजबूत होंगे तो हमारा देश जो है मजबूत होगा। इस बार उन्होंने लड़कियों के लिए यहाँ खो-खो का टूर्नामेंट रखाया गया है। तो मैं यही कहता हूँ कि लड़कियां हमारी शान हैं और कंधे से कंधा मिलाकर ये हमारे साथ चलती हैं। और आज जिस तरीके से यहाँ खो-खो का ये जो इवेंट करवाया जा रहा है तो हमारे बच्चों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बच्चे गांव से अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाने को यहाँ आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अच्छी जो लड़कियाँ हैं वो जिनकी गेम अच्छी है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इंटरनेशनल लेवल तक ये लड़कियाँ जा सकती हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी लड़कियां आगे निकलेंगी और मैं इंडियन आर्मी 16 RR और कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमेशा ही हमारे युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है। जिस तरीके से हमारी आर्मी जो है हमें बॉर्डर पर प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी चाहती है कि बच्चे हमारे आगे आएं और अपना नाम रोशन करें। यहाँ पे हमारी सुरनकोट की हिस्ट्री में पहली बार यहाँ हमें कैंप लगा है जहाँ पे गर्ल्स को खेलने का मौका मिल रहा है खो-खो का। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका जिन्होंने ये साइज किया, इन आर्मी वालों का जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हम लड़कियों के लिए, क्योंकि ये पहली बार हमारी हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हमें यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो पीएचई डेली वेजर्स के मसले अभी तक हल ना होने के विरोध में पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने डूडा में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने डेली वेजर्स से राहत पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन आज इतना समय बीतने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट सरकार के साथ टकराव का रास्ता अपनाने के हक में नहीं है, लिहाजा सरकार को अब अपना वादा निभाते हुए डेली वेजर्स की मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने जम्मू में 27 फरवरी को होने वाले प्रदर्शन में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान कर दिया। लेकिन नहीं, जिस वक्त जो है वो डाटा तो आप लोगों का काम है कि उनकी घरों की हालत देखो, इसको पूरी नहीं हो तो आपके पास और आपको हाजिर नाजिर रख के ये बोलो कि अगर इस वक्त हम गुजारिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरीके से उन्होंने हमें वादा किया था कि हमारी हुकूमत आते ही डेली वेजर्स का अजाला जो है इसका मसले का हल किया जाए, और हम ये कहते हैं कि उनके पास इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 SRO पड़े हुए हैं। अगरचे एक SRO इस वक्त हमने उसको रिफ्यूज किया है, उसकी अमेंडमेंट हम चाहते हैं। अगर उसके तहत ही डेली वेजर को परमानेंट करना है उसकी अमेंडमेंट हमें चाहिए, क्योंकि डेली वेजर इस वक्त खस्ता हाली में है, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। पिछले 25-30 साल से डेली वेजर जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और मैं ये कहता हूँ वसूख से कि डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर का है, खास तौर से पीएचई डिपार्टमेंट का, अगर हैंड्स अप करे, अगर 2 दिन हमारा डेली वेजर जो है अकल से काम ले घर में बैठे, आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हाहाकार उठेगी।
हम ये नहीं चाहते हैं, हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, वो इस मसले को गौर से देखेंगे। SRO चौहट के तहत इस मसले का हल हम चाहते हैं और SRO चौहट के तहत पहले भी यहाँ का डेली वेजर जो है वो परमानेंट हुआ है। कि 27 तारीख को जम्मू में PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है PHE डेली वेजर्स के लिए, जो अरसा दराज से 3 दहाइयों से सरकार ने हमारे हुकूकों को दबा के रखा है। उनके लिए जंग लड़ने के लिए हमने इन लोगों को यहाँ जमा किया और आपकी वसादत से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को भी कि जल्द अज जल्द हमारे मसाइल को हल किया जाए, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए ताकि हमारे मसले को ऐसे हमें बार बार सड़कों पे निकल कर लोगों को परेशान करना ना पड़े और अपने घर की परेशानियों को और ना बढ़ाना पड़े। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि 27 तारीख को जम्मू की सड़कों पर एक बहुत बड़ा तांडव PHE का डेली वेजर 26 तारीख जम्मू के लिए निकले, क्योंकि 27 तारीख हम दिखाएंगे गवर्नमेंट को कि हमको कितने मुश्किल का इस वक्त मसला है। क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, फीस नहीं दी है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल मतलब बच्चों के लिए किताबें नहीं है, कुछ भी हमारे पास इंतजाम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी इस वक्त फाका कशी के शिकार डेली वेजर हो रहे हैं, क्योंकि जल जीवन इतना बड़ा एक स्कीम आई हुई है, यहाँ पर इतना काम हो रहा है कि हमें फुर्सत ही नहीं आ रही है कहीं साइड पे कहीं दिन लगाने के लिए, कहीं कोई काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ से तो हमको बोला जाता है तुम PHE के मुलाजिम हो, लेकिन हमारे घर नहीं चल रहे तो हम क्या करें? हम तो मजबूर है कि सड़कों पे आना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के वजह से यही कहना चाहता हूँ अपने डेली वेजर साथियों, चाहे कोई भी डिवीजन हो, चाहे जम्मू के, खास करके मैं जम्मू डिवीजन वालों के लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ। डोडा से हमेशा आपके सपोर्ट में आते हैं, लेकिन आप जम्मू वाले कभी भी नहीं निकलते हैं। इस बार निकलना, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है, नहीं तो हम वहीं से एक मुंह करेंगे जो चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे। सुरनकोट के ही लोअर सनाई का मोहल्ला पानीवाला, अब देखिए जो पानी की भीषण किल्लत है वो जूझ रहा है। और इस इलाके में कुछ साल पहले भले ही जल शक्ति विभाग ने पानी की पाइपें बिछाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को दूर दूर से यह पानी कंधे पर लाकर अब देखिए राहत लेनी पड़ रही है। इस गांव में पानी के टैंक का भी निर्माण लोगों की तरफ से करवाया गया था, लेकिन ये भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके किया गया था। वो टैंक भी अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो जल शक्ति विभाग उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है, जिससे वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने को मजबूर हैं। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट। तो इस वक्त हालात ये हैं कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे यहाँ सिर्फ आपको टैंक तो मिल सकते हैं, लेकिन पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। और पानी का हाल ये है कि लोग दूर दूर से जाके पानी लाते हैं। मतलब 10-15 साल से लोग बड़े तशवीश के शिकार हैं। तशवीश इस कदर के यहाँ इन लोगों का ना रात में सोना होता है, दिन में आराम नहीं होता, कारोबार इनका जो है वो मफलूज के शिकार हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से कि जिस तरह ये लोग परेशान हैं और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, सियासी तौर पर भी जब सियासत का सिलसिला आता है तो उस वक्त लोग डोर बाय डोर आके खटखटाते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन हमने शाना बशाना हुकूमत का भी साथ दिया है, सियासत में भी जो है पेश रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सियासत का सिलसिला ये ख़त्म होता है तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। पाइपलाइन का जाल बिछाया हुआ है और कई मतलब इसको काफ़ी अरसा हो गया है कि एक जाल बिछा हो, लेकिन ये जाल खिचड़ी की सूरत अख्तियार कर गया है। तो इस वक्त बिल्कुल पानी की एक बूंद भी यहाँ नहीं है। टैंक की हालत आप देख लें, और घरों में भी अगर आपको टाइम हो तो मैं आपको बता सकता हूँ ये पूरा इलाका पीछे तक, मतलब ये इलाका और नीचे वाला इलाका बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। कि जिस तरह दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ये इस बात का हमें इल्म है कि ये जो स्कीम के तहत आया है इसमें कहीं ना कहीं महकमा मुलविस है और यहाँ के हमारे कुछ लोग भी मुलविस हैं, डिपार्टमेंट ख़ास मुलविस है कि जिसकी वजह से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सुपरवाइज़र का हाल यहाँ क्या है, आप यहाँ से आप रिपोर्ट ले लें। इस वक्त हमारे ऊपर कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है, कोई चेक करने नहीं आता, कोई महकमा का आदमी नहीं आता है। और मैंने ये
खुद मुशाहिदा भी किया है कि कुछ अर्सा ये ऐसा हो गया है कि लाइन मैन भी आके लाइन को चेक नहीं करता। मोहल्ले का नाम तो पानी वाला है, लेकिन पानी दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले ये बात है। दूसरा ये है कि ये जब आप जहाँ आए हैं, यहाँ एक टैंक बना है। टैंक को 3 साल हो चुके हैं। जब ये टैंक बना था तो यहाँ ठेकेदार ने इनकार किया था कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, तो मेरे पास पैसे नहीं। पहले उसने दूसरी जगह काम शुरू किया, करने के बाद हमने यहाँ 40,000 रुपया जो है टैंक में कलेक्शन करके लोगों से दिया था। ठेकेदार ने बोला था कि हम इसको जब मेरी पेमेंट होगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो फिर भी पानी की बात वो भी ख़त्म, टैंक की बात भी ख़त्म। टैंक तो वो टूट चुका है, अब उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। बाकी लोगों की कंडीशन तो ये है कि वो पानी का कोई मसला बिल्कुल है ही नहीं, तो दूर दूर से पानी भी लाना पड़ता है। पहले तो मिलता भी नहीं, पूरी रात बैठ के छोटे छोटे जो चश्मे हैं उन पे लाना पड़ता है। टैंकर भी नीचे आता है, लोग टैंकरों पे स्टा के वहाँ से जहाँ 2500 रुपया टैंकर वाला लेता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन पाइप वो बिछाते हैं और दूसरे दिन उठा जाते हैं। अभी मैं नीचे यहाँ मोहल्ला एक लपाड़ा है, उसी के सामने एक दिन पाइप बिछाई हैं और दूसरे दिन देख रहे हैं कि वहाँ से उठाकर कहाँ जाती हैं, वल्लाह आलम, उसका कोई मालूम नहीं है। लिहाजा ये हमारी ये मांग रहेगी कि हमें इस वक्त पानी की बहुत अशद ज़रूरत है। और हम जब इस ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो पाइप तो हमें हर जगह नज़र आती हैं। जी सर, हम पानी की कोशिश करते हैं। जब महकमा वाले से बोलते हैं तो वो कभी कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डिमांडें नहीं है और हमारे पास ये तमाम सिस्टम है। वो बताते हैं, वो अपने सर से बात जो है वो उतार देते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी सुपरवाइजर से या किसी से हम बात करते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं है, लिहाजा हमें पानी दिया जाए, वो कहते हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो आप लोगों का काम है। आप देखें, हम यहाँ से पीछे तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे से पानी आता है, इस वक्त भी वहाँ वो पानी जो है मौजूद है। कहीं यहाँ के पीछे वाले लोग हैं, वो जाकर वहाँ से खुद तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे से पानी अपने बीच पे उठाकर, इसे हमारी यही मांग रही। तो एनजीओ सफाई कर्मचारियों को उनका मानदेय न मिलने पर उन्होंने रोष जताया है। इन सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और ठेकेदार में तालमेल न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वेतन न मिलने से उन्हें अपने परिवार चलाने भी मुश्किल हो रहे हैं और उनकी यहाँ पर आप देखिए कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे जो एनजीओ वर्कर सफाई कर्मचारी है, उनकी आज 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक उन लोगों की सैलरी जो उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंची है, जिस कारण आज सफाई कर्मचारियों ने जो है यहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए, जैसा कि आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आज पहला पेपर है, सैलरी ना आने के कारण बच्चों की फीसें जो हैं वो जमा नहीं हो पा रही, जिसके कारण आज बच्चे जो है एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं। कुछ ऐसे और भी छोटे बच्चे हैं जिनकी फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है। हम यही चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द एनजीओ वर्कर्स की जो सैलरी उनके अकाउंट्स में डाली जाए। देखिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने ईपीएफ और ईएसआई जो है आप लोगों का काटा हुआ है, लेकिन आप लोगों का जमा नहीं करवाया है, जिस कारण जो है हमने इनके बिल्स जो है रोके हुए हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि जब तक हमारे बिल वहाँ से नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है आपकी सैलरी नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए, हर जगह पर गलती जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की है और खामियाजा जो है सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कमिश्नर साहब से ये गुहार करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो बाहर निकाला जाए और जितने भी हमारे एनजीओ वर्कर्स हैं इनको डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, जहाँ नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं जा सकता है। इस तरीके की एक जजमेंट के साथ इनको जो है जोड़ करके इनको डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए ताकि सफाई कर्मचारी को जो है। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।